माजिद हुसैन अभी यहीं है किशनगंज में, या आप असदुद्दीन ओवैसी को फ़ोन करके पूछिए कि भाई आप दोनों क्यों इत्तेहाद नहीं करते। मैं अमजदुल्ला खान साहब से बात कर लिया हूँ। अमजदुल्ला खान साहब ये बोले हैं कि मेरी कोई शर्त नहीं है, मेरा कोई डिमांड नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बिकम एन एमएलए और एमपी। जो भी मजलिस का सदर रहेगा, हम उनकी जूतियों पे बैठ के हम उनका काम कौम की खिदमत करेंगे। मेरे पास यहाँ पर जैसा तस्लीमुद्दीन साहब है ना, जैसा फेमस लीडर आपके, वैसे मेरे वालिद थे वहाँ पर। कहते हैं कि जब इतना काम किए ही थे तो फिर चुनाव कैसे आ जाते हैं? ओवैसी की स्पीच है, मोदी अगर तेरे में दम है तो तू हैदराबाद आ। 10 दिन के बाद में आया, उन्हें स्पीच देते मैं समझ गया कि मोदी आने वाला है हैदराबाद। बिहार सीमांचल भी जो आए, ये आए नहीं, इनको भेजा गया था। इनको आपके स्वीटी सिंह को जिताने के वास्ते भेजा गया था, डॉक्टर जावेद आज़ाद को हराने के लिए। पहला सवाल ये है कि आपने इस इलेक्शन में देखा ये गया था कि मौजूदा जो हुकूमत है, मौजूदा जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी साहब, उनका खुल के आपने सपोर्ट किया था। दूसरा, आपने फिरोज़ खान का भी सपोर्ट किया था माजिद हुसैन के खिलाफ नमपल्ली में। माजिद हुसैन आप जीत जाते हैं और आपके रेवंत रेड्डी साहब मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद मुसलमानों में से किसी को मंत्री संतरी नहीं बनाया गया। से दोनों भाई जाके, यानी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इनका रिजल्ट आया। सबसे पहले अगर केसीआर साहब को स्पीचेस में गालियां देते थे, कछुए की नाक है इसकी बोलते थे। इमाम के बगैर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। जब तक आप इमाम को कोसते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, आप उनके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। चाहे बिहार की सीमांचल हो या चाहे दिल्ली में हो, अभी हाल में चुनाव में आपको देखा गया था, अमातुल्लाह खान के सपोर्ट में आपने सभाएं की, और चाहे महाराष्ट्र हो। क्या बात है, सही ऐसा है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता? वो किशनबाग राइट्स में भी खामोश थे, कभी इसमें भी खामोश थे। 9 साल में बीआरएस के पीरियड में 9 मसाजिद तोड़े गए। सेक्रेटेरिएट बनाते वक्त 2 मसाजिद तोड़े। कोत्तागुड़म फॉरेस्ट एक इलाका था, वहाँ पर एक मस्जिद तोड़े। फिर उसके बाद में आपके अंबरपेट में एक खाना मस्जिद तोड़े। फिर उसके बाद में यानी 9 मसाजिद तोड़े। बीआरएस के साथ में ये लोग साइलेंट रहे। सवाल उठ रहे हैं अमजदुल्ला खान साहब, नहीं, आप सवाल उठ रहे हैं कि अमजदुल्ला खान साहब जिसे सपोर्ट करते हैं और बाद में वो कोई भी मुस्लिम को मंत्री। मैं बताइए कि इंसान है कि हमने भरोसा किया कांग्रेस पे। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप पे इल्ज़ाम लगता है कि उस वक्त आपकी डील हो गई थी कांग्रेस से। अब यानी कांग्रेस वाले बीआरएस को उतने गालियां नहीं दे रहे हैं, आज एमआईएम वाले उतने गालियां देना शुरू कर दिया। खिलाफत की वजह यही है कि भाई आप मस्जिद शहीद हो गई, आप एक सीएम हैं, आप जो है वो मस्जिद के खातिलों को अभी तक नहीं पकड़े। आज 1 साल हो रहा, एग्जैक्ट कल 1 साल हुआ मस्जिद शहीद होके, मस्जिद जागीरदार। इलेक्शन चल रहा था तो ये एमआईएम के असदुद्दीन अकबरुद्दीन रेवंत रेड्डी को न जाने कभी इसको टिल्लू बोल रहे थे, आरएसएस का टिल्लू। आप स्पीचेस सुने होंगे, बचपन के दोस्ता हो गए। अकबर ओवैसी असेंबली में बोले कि एक ही गली में हम दोनों रहते थे, 2 लड़के हम फिरते थे तो लोग हमारा मजाक उड़ाते, एक वहाँ बैठा हुआ, एक मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो इलेक्शन से पहले उन्हें आरएसएस का टिल्लू होता, उन्हें सीएम बनते, इनका दोस्त हो गया। हाँ, असदुद्दीन ओवैसी 8-10 दिन पहले इंटरव्यू में ये बोले कि यहाँ पर कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, आप क्यों राहुल गांधी को लेटर नहीं लिखते, आप प्रियंका गांधी को क्यों नहीं बोलते, आप रेवंत रेड्डी को क्यों नहीं बोलते। बोलते हम है ना। नमपल्ली विधानसभा में आपने जो है फिरोज़ खान साहब को खूब सपोर्ट किया और उसके बावजूद माजिद हुसैन जो है वहाँ से जीत जाते हैं, तो आखिर आपकी बात लोग क्यों नहीं मान पाते? आमपल्ली में मेरे से ज़्यादा बोगसोट है। फिरोज़ खान जो है आज रूलिंग पार्टी का मेंबर है। फिरोज, ये बात बोल रहा हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी इज रनिंग ए पैरेलल कांग्रेस इन कांग्रेस। एक चाचा जो है पोलिंग बूथ पे जाते, जाके पोलिंग एजेंट से ये पूछते कि मियाँ ये फलानी लेडी आके वोट डाल के गई क्या, तो उन्हें देख के बोलता हाँ आप आने से थोड़ी देर पहले वोट डाल के गई। तो चाचा ये बोलते कि मैं 2 इलेक्शनों से मेरी बेगम को ढूंढ रहा हूँ, मेरे से मुलाकात नहीं हो रही, उन्हें मर के 12 साल हो गया, लेकिन बराबर आके वोट डाल के जा रही उन्हें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं वॉइस इंडिया 24/7। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है बातचीत करने के लिए। जी हाँ, आपको बता दें कि ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। हैदराबाद की हर एक मसला, हर एक मसाइल पे मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं, चाहे सरकार के ख़िलाफ़ रखना हो, मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ रखना हो, या फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या फिर भाजपा और भी कई पार्टियाँ हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान साहब। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी मुबारक, शुक्रिया आपका, आप इतनी तकलीफ़ उठाकर हमारा इंटरव्यू लेने आए, और आपके तमाम नाजरीन को हमारी तरफ से सलाम अलैकुम, और आपका शुक्रिया बहुत बहुत। आपको बता दें दोस्तों कि अमजदुल्ला खान साहब जो है लगातार एक लंबी राजनीति कर रहे हैं। लोग प्रजा दरबार है वो सस्ता है, और जो है लोगों की मुश्किलात जो होती है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव भी लड़े याकुतपुरा से, और महज 700-800 वोटों से हार गए। तो पूछते हैं आखिर क्या वजह रही आपकी हार की? ऐसा लग रहा था कि आप जीत रहे हैं, 700-800 मामूली वोट। देखिए, ऐसा है कि सारे हिंदुस्तान का इलेक्शन एक तरफ होता है और हैदराबाद का इलेक्शन एक तरफ होता है। हैदराबाद में इलेक्शन नहीं, वहाँ पर सिलेक्शन होता है पहले से।
तो वहाँ का जो इलेक्शन मशीनरी है और वहाँ की जो पुलिस है ये डिसाइड करती कि कौन इलेक्शन जीतेगा। तो हमारे जो मुखालिफिन हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं आरएसएस से और आरएसएस के लीडर से, बीजेपी से इनका कहीं ना कहीं कुछ गहरा ताल्लुकात दोस्ताना है इनका। तो ये लोग क्या करते हैं कि आरएसएस माइंडेड ऑफिसर्स को इस्तेमाल करते हुए पुलिस वालों को, हमारे को बहुत परेशान किया जाता है। आप बताइए कि हिंदुस्तान में आप भी एज ए जर्नलिस्ट एंड ए स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, आप जो है कई इलेक्शंस कवर करे होंगे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ और आपके नाजरीन से सवाल कर रहा हूँ, क्या हिंदुस्तान में कहीं भी इलेक्शन के दिन, पोलिंग के दिन, क्या कोई कैंडिडेट को गिरफ्तार किया जाता है? बोलिए, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। वो आराम से वो बूथों पे फिर रहा है, अपने लोगों से मिल रहा है, अचानक 100 पुलिस वाले आते हैं, उसको गिरफ्तार करके उसके फ़ोन खींच लेते हैं। मुझे 4 घंटे तक पोलिंग के दिन नज़रबंद किया गया। ऐसा क्यों? और उसके बाद में ये होता है कि मेरे तकरीबन कई एक पोलिंग एजेंट्स, जो 100 पोलिंग एजेंट को मेरे गिरफ्तार करके पुलिस वाले ले जाकर कहीं ना कहीं बंद कर देते हैं। तो इसकी वजह यह है कि हैदराबाद जो है, भले हिंदुस्तान का कैपिटल इज़ दिल्ली, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का पाया तख्त जो है हैदराबाद है। हैदराबाद की जो आवाज़ उठती है वो सारे हिंदुस्तान में जाती है। तो जो भी हैदराबाद में या तेलंगाना में या पहले जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, जो मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो नाइंसाफ़ी होती है, उसमें जो है वहाँ की मुस्लिम लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़ करती है। हम वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम जो है मुसलमानों के साथ, वहाँ के पिछड़ी जातियाँ जितने हैं, दलित है, SC ST, उनके ताल्लुक़ से हम बराबर आवाज़ उठाते रहते हैं। मैं आपको ज़्यादा पुरानी बातें नहीं, कुछ मिसालें दूंगा। हमारे तेलंगाना में एक आलेर इनकाउंटर हुआ था, आपको याद होगा, आप गूगल पे सर्च करिए। आप बताइए हिंदुस्तान में कहीं भी जुडिशल कस्टडी में, जुडिशल कस्टडी के मायने क्या है, आप जज के कस्टडी में हैं। हैदराबाद पार्लियामेंट के 5 लड़के, असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई जो अकबरुद्दीन ओवैसी जहाँ के कैंडिडेट है, वहाँ के 5 लड़कों को पुलिस दिन दहाड़े वरंगल की जेल से लेके निकलती है नामपल्ली कोर्ट लाने के लिए। रास्ते में रोककर उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। हाथ में हथकड़ी है और जो बस का जो सीट का रॉड है उसको इनकी हथकड़ी है ताकि कैदी भाग ना सके, ऐसा। एंड दे आर वेरी हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स थे। उनको जो है सामने एक स्कॉट, पीछे एक स्कॉट रखकर लाता है। बहरहाल क्योंकि उनके ऊपर जो केसेस बुक किए गए थे वो फर्जी केसेस में, वो अनकरीब बाइज्जत बरी होने वाले थे। तो पुलिस ने ये कहा कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ये लोग बाइज्जत बरी होंगे। उनका इनकाउंटर कर दिया गया दिन दहाड़े जुडिशल कस्टडी में। असदुद्दीन ओवैसी जो है सारे दुनिया की बात करते, सारे हिंदुस्तान के मसले आके टीवी पे डिस्कशन करते। आप बताइए उनके हलके में जो इनकाउंटर हुआ, क्या असदुद्दीन ओवैसी एक मरतबा पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए? क्या ये इनकाउंटर हो के आज 10 साल होने को आ रहा है। इनकाउंटर के बाद में हम लोग जो गड़बड़ किए, उस वक्त की जो KCR की गवर्नमेंट थी, वहाँ पर एक जुडिशल इंक्वायरी डाली गई थी और एक IPS ऑफिसर के तहत एक सिट बनाया गया था। आज 9 साल BRS वॉज देयर इन पावर, अब 2 साल से कांग्रेस पावर में। क्या वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट आई? क्या बताइए वो कमीशन की रिपोर्ट आई? क्या आज तक टेबल हुई क्या असेंबली में? आई एम द पेटिशनर इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 4 या 5-6 साल के बाद में एक फ़ैसला दिया, द इनकाउंटर वॉज फेक। और ना सिर्फ यहाँ पर नहीं रुका, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये बोला कि जो पुलिस ऑफिसर्स इनकाउंटर करने के लिए ज़िम्मेदार करार देते हैं, उनकी तनख्वाहों में से पैसे काट के इन बच्चों को इनके वालिदैन एक को 5-5 लाख रुपए दिया जाए। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का ऑर्डर है। क्या असदुद्दीन ओवैसी वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट करवाने में कामयाब? तो ऐसे बातें, ऐसे मुद्दे हम उठाते हैं तो पुलिस हमसे नाराज़ रहती है। वो जो भी हुकूमत में रहती, चाहे कांग्रेस रहने दीजिए, तेलुगु देशम रहने दीजिए, BRS ले दीजिए, वक्त के हुक्मरानों से हम लड़ते हैं। अब जैसे आप वफ़ की बात बताएं, आज पहले एक सेकंड, आपने याकूतपुरा का जिक्र किया और कहा कि मुझे पुलिस डिटेन कर लेती है, उठा लेती है कैंडिडेट, लेकिन आपके पास इख्तियार है कोर्ट जाने को? आप कोर्ट गए थे? कोर्ट को गए थे? आप देखिए, जब मैं इलेक्शन लड़ने की बात आई थी तो हम वोटर लिस्ट का सर्वे किए थे। तो वोटर लिस्ट बोगस वोट का इल्ज़ाम लगाया था।
तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 40,000 बोगस वोट्स हम निकाले। तो उसका क्या तरीका होता, बिफोर गोइंग टू कोर्ट आप पहले आपके जो भी डिप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर रहता, वो ERO रहता, इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, पहले आप वहाँ कंप्लेंट देना। उसके बाद में आप जाके जो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी रहता, जो बल्दिया कमिश्नर रहता हमारा, उसको कंप्लेंट करना। फिर अगर उन्हें नहीं सुनने की हालत में आप जाके जो है स्टेट का जो चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर रहता, उसको कंप्लेंट करना। अगर उन्हें नहीं सुनने की नौबत पे आप आके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लेंट करना। हम जब ये सारे कंप्लेंट करने के बाद में हम हाई कोर्ट अप्रोच हुए। हाई कोर्ट ये जो है सख्ती से नोट लेते हुए ये बोला कि ये जो बोगस वोट से इसको निकालो फौरी, इसका फिर से रीसर्वे करो बोल के। आज आपके पास यहाँ पर जो वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा, हम चाह रहे थे कि यहाँ पर जो याकुतपुरे में हैदराबाद पार्लियामेंट में 22 लाख वोटों में से जो है आपको तकरीबन 5-6 लाख हमारे पास रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। हम जो है एक एक डोर वाइज हमारे बच्चों को भेज के हम ये चेक कराए, जैसा आपके घर में 10 वोट है ओरिजिनल, आपके घर में 70 वोट है, आपको खुद नहीं मालूम वो 50 वोट कहाँ के है। तो ऐसे कई वोटर लिस्ट में बोगस नेम है, मल्टीपल बोगस, जो घर खाली कर दिए वो रेंटेड हाउसेस, मर गए सो लोग हैं, बाहर जो लोग हैं वो लोग आके हमारे कने। तो हमारे पास जो है मास रिगिंग जो बोलते, यू बीइंग द स्टूडेंट ऑफ ए पॉलिटिकल साइंस एंड मास कम्युनिकेशन, आप लोग ये रिगिंग पे स्टडी करना आप लोग कि हाउ द MIM इज़ विनिंग इलेक्शन। तो ऐसा वहाँ पर करके अब आप देखिए हमारे जो अंदर ये जो लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में बोगस नाम है, ये लोग कहाँ से आते हैं वोट डालने के लिए? नहीं, वहाँ पर कैसा होता, मैं जो हूँ MIM का एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ मैं, तो मैं जो है 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर है, तो मैं इधर भी वोट रहता हूँ, पूरी मेरी फैमिली दूसरे असेंबली हल्के में भी वोट। तो मेरा काम उस दिन भर ये रहता, मैं मेरी फैमिली को लेके वोट डाल लेते फिरता हूँ वहाँ पर, एक पॉइंट। फिर दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, अब जैसा हैदराबाद को लग के जो करीब निज़ामबाद, भैंसा, बोधन, जहाँ जहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर आप, अब जैसा आप निज़ामबाद में हैं या आप किसी और दूसरे भैंसा बोधन में आप सदर है, वहाँ के लोगों को आप लाके यहाँ पर एनरोल करके रखते पहले से। तो अब आप ये देखिए, मैं जब पोलिंग के दिन का एक वाक़या मैं आपसे सुनाता हूँ कि मैं जब हमारे डबीरपुरा ब्रिज उतरा तो मैं लेफ़्ट में देखा, वहाँ पर एक पोलिंग बूथ पे तकरीबन 100 ख़वातीन, बुरखापोश ख़वातीन जो है लाइन में ठहरे हुए हैं। मैं ये हैरत कर रहा हूँ कि ये औरत जो नींद में से उठ के अपने शौहर को टिफ़िन बना के नहीं देती, बच्चों को नाश्ता नहीं देती उन्हें, ये औरत वोट डालने कैसा इतना सुबह में। हम जब गया मैं अंदर, तो हमारे जितने पोलिंग एजेंट बैठते हम उनको पहले से ट्रेनिंग देते कि आप जैसा वोट डालने के लिए आए, इफ़ यू आर ए जेन्युइन वोटर, मैं आपका नाम पूछा तो आप सही बोलते, आपके हस्बैंड का नाम ये लोग याद कर लेके आते, ये मकान में और 1-2 लोगों के नाम बोलो, बोलते हम बोलते, वो लोग भाग जाते निकल के। तो इसका मतलब वो दैट इज़ अ बोगस वोटर, यानी उनके पास ओरिजिनल वोटर ID है, आपके घर में उन्हें एनरोल है। आप समझे ना मेरी बात को? तो ऐसा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 40,000 वोट थे, 42,000 वोट। हम एक एक घर पे जाके वोटर लिस्ट बताए हम। अब जैसा मेरा घर है 16-3-527 चंचलगोड़े में मेरा घर है, मैं वोटर लिस्ट निकाल के देखा तो उसके अंदर जो है तकरीबन मेरे घर के 38 वोट है, लेकिन मेरी घर में वोटर लिस्ट में 72 वोट है। तो मैं खुद इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा, क्या ये पाकिस्तान के लोग हैं वोटर बन गए, तो क्या बांग्लादेशी है ये लोग, आप इसकी इंक्वायरी करिए, क्या कोई साजिश है मुझको बदनाम करने के लिए। उस लेटर लिखने का कोई रिप्लाई आया? कोई रिप्लाई नहीं आता। ट्वीट का आप देखिए, हम इलेक्शन कमीशन को 1000 ट्वीट करें हम। आज आपके बिहार में यहाँ पर RJD वाले, आज असदुद्दीन ओवैसी आके बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन गुंगा और बहरा हो गया, यहाँ पर क्या क्या ना जाने बातें कर रही हैं। हम ये तो बहुत पहले से सह रहे हैं, हम माल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड हम कई दिनों से सह रही है। हम जाके अरे हाई कोर्ट में रिट डाले तो नंबर पे नहीं आता हो केस, इलेक्शन ख़त्म हो जाता हो, केस नंबर पे नहीं आता हो। तो बहरहाल हम हाई कोर्ट में भी गए, हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए, मगर एक्शन कब होता, इलेक्शन हो जाता। हम इलेक्शन होने के बाद में भी पीछा नहीं छोड़ते। हम इलेक्शन होने के बाद में हम एक RTI डाले। अब जैसा आपकी फैमिली को मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, आपके घर में आपके वालिद साहब सऊदी अरब में हैं, मगर वहाँ पर आपका वालिद साहब का वोट कास्ट हुआ, जबकि आपके वालिद साहब आए नहीं। तो हम आपसे क्या करते हैं, आपसे ये मंगाते कि मैं ये वोट मैं कास्ट नहीं किया, मैं सऊदी में हूँ, ये वोट कैसा पड़ा। फिर हम RTI में पूछते कि भाई ये लोग आके वोट डाल के गए क्या, तो RTI में आता कि हाँ दिस वोट हैज़ बीन कास्टेड। फिर हम ये RTI का आंसर और आपका लेटर लेके हम जो है कोर्ट को जाते हैं
कि भाई ये आदमी सऊदी में है, ये आदमी अमेरिका में है, ये आदमी यूके में है, यहाँ के वोट ही नहीं डाला। अच्छा, हमारे पास एक और एक बहुत महावरा बहुत मशहूर है कि एक चाचा जो है पोलिंग बूथ पे जाते, जाके पोलिंग एजेंट से ये पूछते कि मियाँ ये फलानी लेडी आके वोट डाल के गई क्या? तो उन्हें वो देख के बोलता हाँ आप आने से थोड़ी देर पहले वोट डाल के गई। तो चाचा ये बोलते कि मैं 2 इलेक्शनों से मेरी बेगम को ढूंढ रहा हूँ, मेरे से मुलाकात नहीं हो रही, उन्हें मर के 12 साल हो गया, लेकिन बराबर आके वोट डाल के जा रही उन्हें। तो ये हमारे कने एक जोक बना दिए इसका वोटिंग का। तो ऐसा होती है हमारे कने पोलिंग। हम साहब आपसे 2 सवाल है। जी। पहला सवाल ये है कि आपने इस इलेक्शन में देखा ये गया था कि मौजूदा जो हुकूमत है, मौजूदा जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी साहब, उनका खुल के आपने सपोर्ट किया था। दूसरा, आपने फिरोज़ खान का भी सपोर्ट किया था माजिद हुसैन के ख़िलाफ़ नमपल्ली में। माजिद हुसैन आप जीत जाते हैं और आपके रेवंत रेड्डी साहब मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद मुसलमानों में से किसी को मंत्री संतरी नहीं बनाया गया। देखिए, आप जिस वक्त पे तेलंगाना एजिटेशन चल रहा था तो MBT वॉज द ओनली पार्टी विच वॉज सपोर्टिंग तेलंगाना एजिटेशन। सारे लोग हमको गालियां देते थे क्योंकि MIM उस वक्त में कांग्रेस का पार्ट एंड पार्सल थी। आप यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए कि जो भी रूलिंग पार्टी रहती है MIM उसके साथ रहती है। ऐसा क्यों? वो कुछ है उनका, मैं आपको बाद में बोलता हूँ उसके बारे में। चाहे कांग्रेस पावर में रहने दीजिए, चाहे तेलुगु देशम पावर में रहने दीजिए, चाहे BRS रहने दीजिए, ये MIM वाले जो है फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना की मुखालिफत की है। ऑन रिकॉर्ड आके गालियां दिए लोग, यहाँ तक कह दिए कि जो तेलंगाना बनेगा तो बीजेपी पावर में आ जाएंगी, तेलंगाना बनेगा तो यानी ये बोले कि अगर मुसलमान तेलंगाना का साथ नहीं देना, उन्हें अगर साथ देंगे तो उन्हें मुसलमान नहीं है, फतवा दे देने के टाइप में बात करे वो लोग। लेकिन हम लोग वाहिद मुस्लिम पार्टी थी और जमात इस्लामी वाले SIO के बच्चे तेलंगाना एजिटेशन में साथ दिए। 2014 में तेलंगाना बन गया, KCR साहब CM बन गए। अचानक से दोनों भाई जाके यानी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इनका रिजल्ट आया। सबसे पहले अगर KCR साहब को स्पीचेस में गालियां देते थे, कछुए की नाक है इसकी बोलते थे, यानी जो मुँह को आया इसको बोलते थे कांग्रेस को खुश करने के लिए। बाद में जब तेलंगाना अलग हुआ, KCR BRS पार्टी पावर में आई, KCR साहब CM बन गए, तो इमीडिएट ये लोग क्या करे, जाके उनसे मिलके उनको बोले कि साहब आप जीत लिया, अब आप हम मिलके दोनों जने तेलंगाना को चलाएंगे। अच्छा, जो भी रूलिंग पार्टी आती वो लोग, उनकी ये गलतफहमी रहती कि अगर हम MIM को साथ लेके नहीं चले तो ये लोग कम्युनल राइट्स कराते, मैं मुख्यमंत्री नहीं चला सकूंगा बोल के उनको एक डर रहता उनको। तो ये पूरा 9 साल चले देवर विद द BRS। आप देखिए BRS के दौर में जबकि हम तेलंगाना की तायद करें, हम KCR की तायद करें, आई वॉज द फर्स्ट वन टू अपोज KCR। MIM वो किशनबाग राइट्स में भी खामोश थे, इसमें भी खामोश थे। 9 साल में BRS के पीरियड में 9 मसाजिद तोड़े गए। सेक्रेटेरिएट बनाते वक्त 2 मसाजिद तोड़े, कोत्तागुड़म फॉरेस्ट एक इलाका था वहाँ पर एक मस्जिद तोड़े, फिर उसके बाद में आपके अंबरपेट में एक खाना मस्जिद तोड़े, फिर उसके बाद में यानी 9 मसाजिद तोड़े। BRS के साथ में ये लोग साइलेंट रहे। तो हम जबकि हम तेलंगाना की तायद करे थे, हम BRS की तायद करे थे, लेकिन वी अपोज्ड। क्यों हम अपोज करें कि मुस्लिम मसाइल के ऊपर कम्युनल राइट्स में मुसलमानों को मारा जा रहा, फेक एनकाउंटर में मुसलमानों को मारा जा रहा। हम ये नहीं सोचे कि भाई ये रूलिंग पार्टी अगर हम लड़ेंगे तो हमारा नुकसान होगा, हम इसके लिए इतना मेहनत करें, कुछ दिन के लिए हम खामोश बैठना, हम ये नहीं सोचे हम। अब वैसे ये हुआ कि क्योंकि BRS की हम जब अपोजिशन कर रहे थे तो पहले तो कांग्रेस बिल्कुल डिफंक्ट हो गई थी, मर गई थी कांग्रेस। 2018 इलेक्शन में कांग्रेस 0 हो गई थी। बाद में जो है रेवंत रेड्डी ज्वाइन करते हैं कांग्रेस, अचानक से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, फिर अचानक से उन्होंने PCC के सदर बनते हैं, TPCC तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। तो उन्होंने सदर बनने के बाद में कांग्रेस में एक जान आई वहाँ पर। 2-3 साल उन्होंने बहुत मेहनत किए क्योंकि हमारा एम था कि BRS को हटाना और उनका भी एम था कि BRS को हटाना, कांग्रेस को जिताना। तो कहीं ना कहीं उनका हमारा कोलैबोरेशन हुआ। लेकिन आप सवाल उठ रहे हैं अमजदुल्ला खान साहब, नहीं आप सवाल उठ रहे हैं कि अमजदुल्ला खान साहब जिसे सपोर्ट करते हैं और बाद में वो कोई भी मुस्लिम को मंत्री, आप सुन, मैं आ रहा हूँ ना। उसके बाद में ये हुआ कि डायरेक्ट राहुल गांधी से और डायरेक्ट प्रियंका गांधी, क्योंकि प्रियंका गांधी वॉज इंचार्ज ऑफ तेलंगाना इलेक्शन, सारे तेलंगाना के मुसलमानों को बिठा के वो लोग ये बोले कि ये वो कांग्रेस नहीं है PV नरसिम्हा राव की, दिस कांग्रेस इज ऑफ राहुल गांधी, आप मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएंगी बोल के हमको ये बोले कि आपको हम मुस्लिम डिक्लेरेशन देंगे, यानी मुसलमानों के लिए एक अलग बजट देंगे हम,
हम आपके लिए हज हाउस बना के देंगे, यानी एक 15 पॉइंट प्रोग्राम उन्होंने पेश करे कि अगर कांग्रेस पावर में आएंगी तो हम ये करेंगे। अब आप बताइए कि इंसान है कि हमने भरोसा किया कांग्रेस पे, हम रेवंत रेड्डी पे नहीं किए भरोसा, हम राहुल गांधी पे भरोसा किए, हम जो है प्रियंका पे हम लोग भरोसा किए, हम लोग सपोर्ट करें, हम लोग नहीं बल्कि पूरे ऑल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करे। जब कांग्रेस की बात आ रही थी तो एमआईएम वाले बीआरएस के साथ में थे। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप पे इल्ज़ाम लगता है कि उस वक्त आपकी डील हो गई थी कांग्रेस से। नहीं, कोई देखिए डील वील तो ये छोड़ दीजिए, फालतू बातें हैं। आजकल पॉलिटिक्स में जो है ये किसी पे इल्ज़ाम लगा देना बहुत आसान बात है। तो जब कांग्रेस पावर में आई, आप सुनिए, पावर में जैसा ही कांग्रेस आई, यानी रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनने के 10 दिन के बाद में ये दोनों भाई जाते हैं, रेवंत रेड्डी से मिलते हैं और एआईसीसी में कुछ ये लोग मिलते हैं, किसी से बहरहाल किससे मिले नहीं मालूम। अचानक कांग्रेस वाले चेंज हो जाते हैं, यानी फिर से वो जो रिश्ता कांग्रेस का और बीआरएस का था, एमआईएम का कांग्रेस का रिश्ता हो जाता है। और यानी कांग्रेस वाले बीआरएस को उतने गालियाँ नहीं दे रहे हैं, आज एमआईएम वाले उतने गालियाँ देना शुरू कर दिए। तो खैर बहरहाल क्योंकि हम भरोसा किए थे राहुल गांधी पे, आज हम उनसे सवाल कर रहे हैं। गवर्नमेंट बनने के बाद में एक मस्जिद जागीरदार बोलकर है, इनसे सवाल है ये कांग्रेस वालों से, यानी रेवंत रेड्डी पावर में आने के बाद में एक मस्जिद शहीद हुई हमारे कने। वहाँ पर एक गैराबाद मस्जिद थी, कोई बिल्डर्स क्या करे वो मस्जिद को शहीद कर दिया, ठीक है, वहाँ पर कोई गवर्नमेंट आदमी नहीं था, मस्जिद शहीद हो गई। उसके बाद में क्या एक्शन हुआ, हमारा इख्तिलाफात की वजह यही है कि भाई आप मस्जिद शहीद हो गई, आप एक सीएम हैं, आप जो है वो मस्जिद के कातिलों को अभी तक नहीं पकड़े। आज 1 साल हो रहा, एग्जैक्ट कल 1 साल हुआ मस्जिद शहीद होके, मस्जिद जागीरदार। तो वो मस्जिद को जो है आप इमीडिएट उसको वो करना चाहिए था ना, तो वो नहीं किए उस मस्जिद को। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आज 18 महीने हो गया, वहाँ पर आप मुसलमान मंत्री नहीं देते। आज आप बताइए 40 कारपोरेशन आप दिए, एक मुसलमान को खाली एक को दिए, वो सीट कारपोरेशन आप नहीं देते। कोई मुसलमानों के लिए बजट नहीं सैंक्शन हो रहा। पुरानी गवर्नमेंट के तो जितने आप खुल के मुखालफत कर रहे हैं। हम द डे 1 जिस दिन ये मस्जिद शहीद हुई उस दिन हम चैलेंज किए, हम सोनिया गांधी को, हम राहुल गांधी को, मैं हर 3 महीने को एक लेटर लिख रहा हूँ मैं कि यू आर नॉट ओनली लूजिंग द क्रेडिट। आप ये मत समझिए कि आप वोट ले लिए। अब आप देखिए बाजू कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट है, वहाँ पर वो लोग 3 मिनिस्टर दिए मुस्लिम, स्पीकर मुसलमान दिए, वहाँ पर डीजीपी को मुसलमान दिए वो लोग। यानी सिद्धारामैया जो है एक्चुअल कांग्रेस में क्या क्या हो रहा है वो हो रहा। यहाँ पर रेवंत रेड्डी, क्योंकि रेवंत रेड्डी का बैकग्राउंड जो है एबीवीपी का है। अच्छा, अब आप यहाँ पर बोलिए कि जब इलेक्शन चल रहा था तो ये एमआईएम के असदुद्दीन अकबरुद्दीन रेवंत रेड्डी को न जाने कभी इसको टिल्लू बोल रहे थे, आरएसएस का टिल्लू, आप स्पीचेस सुने होंगे, इसको एबीवीपी का एजेंट बोले, आरएसएस। अचानक इससे दोस्ती कैसा हो गई भाई? जब उन्हें आरएसएस का टिल्लू था तो आज उससे दोस्ती कैसा हो गई? ना बचपन के दोस्ता हो गए। अकबर ओवैसी असेंबली में बोले कि एक ही गली में हम दोनों रहते थे, 2 लड़के हम फिरते थे तो लोग हमारा मजाक उड़ाते, एक वहाँ बैठा हुआ, एक मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो इलेक्शन से पहले उन्हें आरएसएस का टिल्लू होता, उन्हें सीएम बनते, इनका दोस्त हो गया। अच्छा, अब जब 2 साल से मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है तो किसी प्रेस वाले ने असदुद्दीन ओवैसी से ये पूछे कि भाई आपकी इस पे क्या राय है कि यहाँ पर जो है एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है तेलंगाना में। तो असदुद्दीन ओवैसी का बोलना ये है कि हम है ना, अच्छा, हम है ना, रेवंत रेड्डी है ना, यानी रेवंत रेड्डी के ने ये कहे हैं। हाँ, असदुद्दीन ओवैसी 8-10 दिन पहले इंटरव्यू में ये बोले कि यहाँ पर कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, आप क्यों राहुल गांधी को लेटर नहीं लिखते, आप प्रियंका गांधी को क्यों नहीं बोलते, आप रेवंत रेड्डी को क्यों नहीं बोलते? बोलते हम है ना। यानी उन्होंने एक अंदाजे में इशारा ये दे दिए कि अब मुस्लिम मिनिस्टर की ज़रूरत नहीं है, आप मैं हूँ ना, मेरे से डील कर लीजिए, ख़त्म। अच्छा, अब आ जाते हैं नमपल्ली में। नमपल्ली विधानसभा में आपने जो है फिरोज़ खान साहब को खूब सपोर्ट किया, उसके बावजूद माजिद हुसैन जो है वहाँ से जीत जाते हैं। तो आखिर आपकी बात लोग क्यों नहीं मान पा रहे? नहीं, मैं आपको पहले ही बोल दिया कि सारी हिंदुस्तान का इलेक्शन एक तरफ, हैदराबाद का इलेक्शन एक तरफ। नामपल्ली में बोगस जो अरे नामपल्ली में मेरे से ज़्यादा बोगस वोट है। फिरोज़ खान जो है आज रूलिंग पार्टी का मेंबर है, उन्होंने फिरोज़ खान। इलेक्शन होने के बाद में मुझे फिरोज़ खान एक मरतबा फ़ोन किए थे, ये बोले कि अपना मुख्यमंत्री आ गया है रेवंत रेड्डी, पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले अपन पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन में जितने बोगस वोट है अपन निकालेंगे।
वो बेचारे तकरीबन 30-40 लाख रुपए खर्चा करके पूरा बाज़ाब्ता जैसा कंप्यूटर ऑपरेटर्स को हायर करके बच्चों को फील्ड पे फिरा के 6 से 7 लाख वोट हैदराबाद पार्लियामेंट में डुप्लीकेट मल्टीपल ये सब निकाल के उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को लेके जाके रेवंत रेड्डी को दिए। के बाद में जो है फिर रेवंत रेड्डी साहब बाजूक रखने के बाद में फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को मैं उन्होंने दोनों लेके जाके दिए, हमारा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी को लेके जाके दिए, फिर लेके जाके जो है आपके चीफ इलेक्शन कमीशन को दिए पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ये वो इनको निकालो बोल के। आज की तारीख तक एक वोट नहीं निकला, पार्लियामेंट इलेक्शन हो गया। तो आप बताइए कि मैं तो ये बात बोल रहा हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी इज रनिंग ए पैरेलल कांग्रेस इन कांग्रेस। एक सवाल है जो लोग अक्सर पूछते हैं और सोशल मीडिया पे भी लिखते हैं, आखिर अमजदुल्ला खान साहब को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कभी देख पाएंगे लोग साथ में मिलकर काम करने के लिए? मैं आप क्योंकि मजलिस बचाओ तहरीक है आपकी। देखिए, आप एक रिपोर्टर है तो जर्नलिज्म इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। आपके सामने असदुद्दीन ओवैसी कुछ नहीं है, आपके सामने अमजदुल्ला खान कुछ नहीं है। माजिद हुसैन अभी यहीं है किशनगंज में, या आप असदुद्दीन ओवैसी को फ़ोन करके पूछिए कि भाई आप दोनों क्यों इत्तेहाद नहीं करते। मैं अमजदुल्ला खान साहब से बात कर लिया हूँ। अमजदुल्ला खान साहब ये बोले हैं कि मेरी कोई शर्त नहीं है, मेरा कोई डिमांड नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बिकम एन एमएलए और एमपी। जो भी मजलिस का सदर रहेगा हम उनकी जूतियों पे बैठ के हम उनका काम कौम की खिदमत करेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जमात में दाखिली जमहूरियत आए, डेमोक्रेसी आए जमात में। ये नहीं कि बाप बेटे ख्वाजा निज़ामुद्दीन नहीं रहना जमात। हम चाह रहे हैं कि जमात का जो मेडिकल कॉलेज असासा है, ये कोई असदुद्दीन अकबरुद्दीन लाइसो नहीं है, ये डॉक्टर वज़ारत रसूल खान की देन है। ये मेडिकल कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज में है, ठीक है, आपको कॉलेज रन करने के लिए आपको कैपिटेशन फ़ीस लेना पड़ता है। आप 50% सीटों पे कैपिटेशन फ़ीस लीजिए, बाकी के जो 50% सीटें वो मेरिट की बुनियाद पे जो गरीब मुसलमानों के लड़के पढ़ रहे हैं, ऑटो वाले का लड़का है, जो रिक्शे वाले का लड़का है, जो ठेले बंडी वाले का लड़का है, जो मेरिट में लाया है उन्हें, एंड बिकॉज समबडी इज़ पेइंग कैपिटेशन फीस, वो पैसे दे के उन्हें दूसरे डोर से आ जा रहा, डॉक्टर बन रहा ये लड़का। तो हम चाह रहे हैं कि 50% सीट जो है कौम को दीजिए। आप यहाँ पर आके तकरीर करते कि आप बोलते कि 500 रुपये में हम डिलीवरी करा रहे हैं। यहाँ पर यासिर अरफत, माजिद हुसैन के स्पीचेस है। आप मेरे साथ चलिए, आपका आने जाने का खर्चा, आपका रहने का हर चीज़ मैं देता हूँ। मर गए तो मुर्दा फ्री में नहीं देते। अगर फ़र्ज़ करिए किसी की कुछ बिल बाकी है, अगर उन्हें मर गया असरा हॉस्पिटल में, उसकी बिल फिर उस जब तक वो पेमेंट नहीं होता उसकी बॉडी नहीं देते साहब। ओवैसी हॉस्पिटल का जिक्र करते हैं, असरा हॉस्पिटल एंड ओवैसी हॉस्पिटल दोनों एक ही एडमिनिस्ट्रेशन है। तो मेरे पास तो कई ऐसे वीडियोस है कि लोग जो है रो रो के वीडियोस बना के भेजे हैं बॉडी के लिए, नहीं देते वो लोग बॉडी, कुछ भी हो जाइए। अच्छा, चंद्रयान गुट्टा को लेके क्या लड़ाई है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब? आप जब आपका इलेक्शन हुआ था, भाषण में आपके बहुत कुछ ऐसा अकबर साहब के बारे में बोल रहे थे, अकबर साहब आपके बारे में बोल रहे थे, क्या लड़ाई है चंद्रयान गुट्टा को लेकर? नहीं, आप देखिए, मेरे वालिद जो है चंद्रयान गुट्टे के 28 ईयर से मिले थे। जब फर्स्ट टाइम मेरे वालिद 79 में चंद्रयान गुट्टे का इलेक्शन लड़े थे, जब वो सीट जो है 45% नॉन माइनॉरिटी, 35% माइनॉरिटी थी। मेरे वालिद जो है आज जो ये एमपी जो है असदुद्दीन ओवैसी, और इनके वालिद जो एमपी बने, इसका राज है चंद्रयान गुट्टा। चंद्रयान गुट्टे में जो आबादी बढ़ी मुसलमानों की, मेरे वालिद जो है कम से कम 17 आबादी बसाए। आपके पास यहाँ पर जैसा तस्लीमुद्दीन साहब है ना, जैसा फेमस लीडर आपके, वैसे मेरे वालिद थे वहाँ पर। तो तालाब कट्टा, भवानी नगर, आपके गाजी मिलत कॉलोनी, हाफिज़ बाबा नगर, बंदलागुड़ा, हाशमाबाद, गुलशन इकबाल कॉलोनी, वास्ट। आप बताइए कि बस्ती बसाना कितनी मुश्किल का काम होगा बोलिए आप। जब आप लाके वहाँ पर सड़क डालेंगे, रोड डालेंगे आप, तो लोग बसेंगे वहाँ पर। और बस्ती भी ऐसी बस्ती है कि आपको अगियार का कोई धोबी हज्जाम भी नहीं मिलता वहाँ बस्तियों में। तो चंद्रयान गुट्टा जो है पूरा बसाने वाले का नाम अमानुल्लाह खान। फिर लोग कहते हैं कि जब इतना काम किए ही थे तो फिर चुनाव कैसे हार जाते हैं? नहीं, आप हिंदुस्तान की तारीख उठा के देखिए, अच्छे काम करने वाले लोग ही इलेक्शन हारते हैं। क्योंकि यहाँ पर यह हो गया कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स पिछले 20 साल में चेंज होते जा रही है। जो मेहनत करता, काम करता, इलेक्शन लड़ता, आजकल वैसा नहीं है। आजकल कैसा है, जज्बाती तकारीर। आप हिंदू मुसलमान करो, ठहर के एक मुस्लिम लीडर है, मैं जज्बाती तकरीर करे तो लोग मेरे को पसंद करते। फिर यहाँ पर देखिए 2 स्टोरीज है, एक है मुस्लिम फैनेटिक, एक है हिंदू फैनेटिक।
AIMIM का राइज कब से हुआ? जब से मोदी फील्ड में आया। अभी मोदी PM नहीं बना था, मोदी अभी PM कैंडिडेट भी नहीं थे उन्होंने। जब से MIM वाले जो है मोदी को गालियां देना शुरू करे स्पीचेस में, मोदी दम है तो आजा हैदराबाद बोले, उन्हें 10 दिन के बाद में हैदराबाद आया। अकबरुद्दीन ओवैसी की स्पीच है, मोदी अगर तेरे में दम है तो तू हैदराबाद आ। 10 दिन के बाद में आया, उन्हें स्पीच देते मैं समझ गया कि मोदी आने वाला है हैदराबाद। और ये लोग मोदी मोदी शुरू कर दिए थे इलेक्शन से पहले। अभी उन्हें PM कैंडिडेट नहीं बना था उन्हें, तो हम समझ गए थे कि भाई मोदी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब से मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, जब से अमित शाह होम मिनिस्टर बने या BJP के सदर बने, MIM राइज हुई। क्या 2014 से पहले आप कभी MIM का नाम सुने? क्या बताइए आप मेरे को। यार सीमांचल भी जो आए, ये आए नहीं, इनको भेजा गया था। इनको आपके स्वीटी सिंह को जिताने के वास्ते भेजा गया था, डॉक्टर जावेद आज़ाद को हराने के लिए, क्योंकि स्वीटी सिंह जो है किसी एक सेंट्रल मिनिस्टर की रिश्तेदार है। तो ये यहाँ पर जो 2015 में वो लोग फर्स्ट टाइम आए थे, किसी को हराने के लिए और किसी को जिताने के लिए आए थे। चलिए खान साहब, इंटरव्यू तो काफ़ी लंबा हो गया है, लास्ट में एक छोटा सा 2 क्वेश्चन है। लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं कि MIM के बगैर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। जब तक आप MIM को खोजते नहीं हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, आप उनके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं, चाहे बिहार की सीमांचल हो या चाहे दिल्ली में हो। अभी हाल में चुनाव में आपको देखा गया था, अमातुल्लाह खान के सपोर्ट में आपने सभाएं की, और चाहे महाराष्ट्र। क्या बात है, सही ऐसा है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता? नहीं, वैसा नहीं है। देखिए, ये लोग आजकल असदुद्दीन एंड अकबरुद्दीन ओवैसी आर अंडर द प्रेशर ऑफ BJP। पहली चीज़ ये नोट करिए कि कहीं ना कहीं इनका भी हाल आज़म खां का हाल हो जाएगा अगर ये लोग नहीं सुने तो BJP जो है कांग्रेस से या सेकुलर ताकतों से डायरेक्ट नहीं लड़ी। BJP इज फाइटिंग ए प्रॉक्सी वॉर विथ सेकुलर फोर्सेस। तो BJP, नरेंद्र मोदी जाके कहीं इलेक्शन नहीं लड़ा। अब आप बताइए, अमानतुल्लाह खान दिल्ली में एक बेहतरीन कैंडिडेट है, वो पिछले 30 साल से खिदमत कर रहा है, ये जाके वहाँ पर अमानतुल्लाह के खिलाफ में कैंडिडेट डाल देते हैं। आप बताइए, जब 2015 में डॉक्टर जावेद आज़ाद एक बेहतरीन कैंडिडेट थे MLA के लिए, यहाँ लाके कैंडिडेट डाल देते हैं। उस टाइम उनका ये कहना था अमानतुल्लाह खान साहब को लेकर कि वही आम आदमी पार्टी है जिन्होंने तबलीगी जमात को बदनाम करने का काम किया, नंबर 1। नंबर 2, अमानतुल्लाह खान पर वफ़ की ज़मीन को हड़पने का इल्ज़ाम है और भ्रष्टाचार के आरोप है, और इस वजह से उन्होंने ऐसे शख्स को वहाँ टिकट दिया जो जेल में थे। सुनिए आप, देखिए, अमानतुल्लाह खान साहब पे इल्ज़ाम है, वैसा ही सेम इल्ज़ाम असदुद्दीन ओवैसी पे भी है। असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड के मेंबर है, हाँ, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के बहैसियत MLA और बहैसियत MP। पूरा वक्फ बोर्ड उनके हाथ में है तेलंगाना का। आज तेलंगाना की कई जायदादें कब्जे में हैं। तो आप बताइए, क्या असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ में भी कोई मुस्लिम कैंडिडेट ठहरता? क्या बताइए आप। तो अमानतुल्लाह जो है वहाँ पर जो है जिसको कैंडिडेट बनाए थे जो जेल में है, क्या इलेक्शन के बाद में असदुद्दीन ओवैसी एक मरतबा उनके घर को गए? क्या इलेक्शन के बाद में वो उस कैंडिडेट के बारे में असदुद्दीन ओवैसी बात करे? क्या आप देखिए, जो कैंडिडेट, ये एक तो अमानतुल्लाह था, एक और एक कैंडिडेट था ना, वहाँ पर BJP जीती ताहिर हुसैन के खिलाफ। वहाँ पर ताहिर हुसैन को लड़ाई BJP जीती ना। वहाँ पर 25 साल से एक मुस्लिम आदमी इलेक्ट हो रहा था। तो सेम आपके बिहार में भी आपको अंदाज़ा होगा कि कई मुस्लिम कैंडिडेट हारे यहाँ पर MIM की वजह से। आप गुजरात, आप उत्तर प्रदेश का आप देखिए कि जो योगी जो पावर में आया था, कई मुस्लिम कैंडिडेट्स हारे वहाँ पर। तो समवेयर और दी अदर आपको इनको एक्सपोज करना चाहिए कि ये लोग जो BJP के एजेंट बन के जो मुस्लिम क़यादत को डैमेज कर रहे हैं गली गली फिर के, तो इनको एक्सपोज करना चाहिए। अब क्योंकि हम हैदराबाद से ताल्लुक़ है, MIM का सब्जेक्ट कई लोगों को मालूम नहीं है कि यार ये है कौन। कई लोग पूछते हैं हमारे को। अब जैसा रिसेंटली हवा महल एक कॉन्स्टेंसी है जहाँ पर 30 साल से BJP कोशिश कर रही जीतने की। परसों अकबरुद्दीन ओवैसी गए, असदुद्दीन ओवैसी गए, वहाँ पर एक कैंडिडेट डाले, वहाँ पर BJP वाला जीत गया। उन्हें निकल के बयान दे रहा, वो चिकन नहीं बेचना, वो नहीं करना, बंडियाँ उठा के फेंक दे रहा। तो अब हवा महल के कई लोग मेरे से जो कनेक्टेड है, वो लोग मेरे को फ़ोन करके पूछते हैं, अरे भाई ये है कौन MIM वाले, ये MIM क्या है, ये असद कौन है, ये अकबर कौन है। तो वो सब्जेक्ट उनको नहीं मालूम रहता। अब जिस वक्त 2015 में यहाँ पर आए थे, कई लोगों को नहीं मालूम था, हमसे पूछते थे। डॉक्टर जावेद आज़ाद हमारे बड़े भाई के दोस्त थे, तो उन्होंने मेरे से पूछे, तो हम आए यहाँ पर बताए, उनको एक्सपोज करे कि भाई ये लोग एक्चुअली BJP के एजेंट है ये लोग बोल के। तो ये सिलसिला है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। खान साहब, BJP के पूर्व नेता T राजा सिंह, जिसके खिलाफ आप बहुत बार उनको कहें, उन पर निशाना साधें, कई तरह की बातें हुई, अब वो भाजपा में नहीं है, किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए, राजा सिंह जो है एक लूज एलिमेंट है।
यानी बीजेपी, उन्हें जब से बीजेपी में एंट्री लिया, बीजेपी के वास्ते उन्हें सर का दर्द बना हुआ है। उन्हें कोई बीजेपी के लीडर को नहीं सुनता, उन्हें कभी बीजेपी पार्टी ऑफिस को नहीं जाता, उन्हें उसका एक हिंदुत्व लाइन ऑफ एक्शन है। तो कई ज़माने से बीजेपी वाले उससे बदजन हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि कोई म्युनिसिपल कमिश्नर का ने हम लोग गए थे कुछ काम लेके कि ये राजा सिंह किसी को बिल्डिंग बनाने से तंग कर रहा था उन्हें, तो हम लोग गए थे। तो वहाँ पर बीजेपी के 5 एमएलए बैठे हुए थे, हम हमारा रिप्रेजेंटेशन करके निकल रहे थे। तो कमिश्नर बोला उनके बीजेपी के एमएलए भी बैठे हुए हैं, ये 5 एमएलए आके बोले कि हाउ साहब उन्हें तंग कर रहा है ऐसा लोगों को बोल के। तो बीजेपी, पूरी बीजेपी बदजन है राजा सिंह से। लगातार घोषणा महल से वो चुनाव जीत जाता है, ऐसा क्यों? फेनेटिज्म, मैं आपको बोला ना कि भाई आप बोलिए लगातार अकबरुद्दीन ओवैसी कैसा जीत जाते, लगातार असदुद्दीन ओवैसी कैसा जीत जाते, उन्हें भी वैसी कर रहा, उन्हें वहाँ बैठ के गालियाँ देता उन्हें। आप बताइए कि जो शख्स सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, उसके खिलाफ में मजलिस एक वर्ड नहीं बोलती। उन्हें जब तक जिंदा है मजलिस जिंदा है। गोशा महल से मजलिस कैंडिडेट नहीं डालती, उसकी वजह क्या है? उसको जिताती, उन्हें गालियां देना, उन्हें बैठ के आप बताइए कितनी गंदी बात है कि उन्हें एक जगह से पान खा रहा, उन्हें पान खा के ये बोल रहा है कि मैं फलाने के घर को जा रहा हूँ, बोल रहा एक मुसलमान के घर को जा रहा हूँ, बोल रहा। कितनी बुरी बात है बताइए आप। तो अब इसमें क्या है कि इन्हें एक बीजेपी का फ़र्ज़ करिए, इन्हें हिंदू लीडर है, इन्हें अगर असदुद्दीन ओवैसी को गाली देंगे तो असदुद्दीन ओवैसी को सिंपत्ति आएंगी। अगर कोई एमआईएम वाले राजा सिंह को गालियाँ देंगे तो उसको सिंपत्ति आएंगी। अवाम बीच में बेवकूफ़ बन रही है। तो ये एक मेडअप गेम है ये पूरा। चलिए, तो दोस्तों हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान साहब। तमाम बातचीत, तमाम गुफ्तगू और इंटरव्यू को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और देखते रहें वॉइस इंडिया 24/7। धन्यवाद।